उन पार्ट्स में पार्ट 2 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने कल स्वरों को पढ़ा, ठीक है। स्वर कितने थे अपने? 11 थे। उन 11 स्वरों को एक बार मैं लिखता हूँ, ठीक है। स्वर 11 थे। आ, ए, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कल। अब आगे हम इन्हीं की बात करेंगे, बाकी वीडियो पिछली देख लेना जिसने नहीं देखी है। छोटा आ, बड़ा आ। अब पहले इनको उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं। उच्चारण स्थान, अगर हम छोटे आ और बड़े आ की बात करेंगे तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है। फिर देखो छोटी ई और बड़ी ई, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, तालु या तालव्य, कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसका उच्चारण स्थान होता है इनका ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान होगा क्या? मूर्धा, ठीक है। ये चीज कल में स्वरों के बारे में बताया था, उच्चारण स्थान आज देख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी और चीजें देखेंगे। छोटा आ बड़ा आ का उच्चारण स्थान बोल के देख लिया आप। आ तो कंठ पे इफेक्ट पड़ता है, इनको बोलेंगे ई, तो जीभ तालू से चिपक रही है नीचे। फिर बोलेंगे उ, मतलब ओठों की आकृति गोल हो रही है। री को बोलते समय हमारी जीभ ऊपर लग रही है। इनको समझ में आया। फिर हम आगे इनके उच्चारण स्थान की बात करते हैं। जब मैंने कल आपको ए ऐ पढ़ाया था संयुक्त स्वर में, तब इनको बना के दिखाया था। मैंने बोला था छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई लगा लेंगे तो बन जाएगा हमारा ए। अब इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम इसका उच्चारण स्थान। तो छोटा आ बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ बना लो। प्लस छोटी या बड़ी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु या तालव्य लिख लो। मैंने बोला था ना, तालु या तालव्य कुछ भी लिख सकते हैं। जब इन दोनों से जोड़ के ये बन रहा है तो इन दोनों का उच्चारण स्थान भी तो जुड़ेगा, तभी तो इसका उच्चारण स्थान निकलेगा। तो कंठ प्लस तालव्य मतलब कंठ तालव्य, डायरेक्ट लिख दो कंठ तालव्य, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो ए का भी ये होगा और ऐ का भी ये होगा, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया क्या? कंठ तालव्य, ओके। इसी प्रकार ओ औ का देखेंगे। ओ औ को भी मैंने आपको बताया था कि वही काम करेंगे। कैसे बनाया था हमने? छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ बनाएंगे तो बनेंगे ओ, ठीक है। अब ओ को बोलते समय आप देखेंगे कि इन दोनों के मेल से ओ बना है, तो ये सेम इसका ही करेंगे। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ठीक है। प्लस इनका क्या है? देखो ओष्ठ, कुछ नहीं। जब इन दोनों को जोड़ के ये बन रहा है तो इन दोनों को उच्चारण स्थान जोड़ेंगे तभी तो इसका उच्चारण स्थान निकलेगा। तो जोड़ दो दोनों को, क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ, ओके। ये चीज क्लियर। तो ये इनका उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ हो जाएगा। क्लियर। एक चीज और बताऊं मैं आपको, री को अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है। री को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। ये हो गई हमारे स्वरों के उच्चारण स्थान की बात, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसी में, उनकी कर लेते हैं व्यंजनों की, ठीक है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो व्यंजन, ठीक है। व्यंजनों के बारे में देख लेते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 33 बताई थी। अब जो भी पढ़ेंगे हम इन 33 व्यंजनों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए व्यंजन कितने थे? 33। स्वर कितने थे? 11। अयोगवाह कितने थे? 2, ठीक है। तीनों चीज क्लियर आपको।
अब स्वरों की हम बात करेंगे, सॉरी व्यंजनों की बात करेंगे। व्यंजनों को मैं बताऊं आपको, हमने वर्गों में पढ़े थे, स्पर्श व्यंजनों को पढ़ा था सबसे पहले, क च ट त प वर्ग, क च ट त और प, ये 5 वर्ग थे। 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इसलिए टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं, क ख ग घ और अण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अ, त थ द ध न, प फ ब भ और म। ठीक है, ये समझ में आए। अब हम इसमें उच्चारण स्थान हम कल पढ़ चुके हैं इनके। क वर्ग का उच्चारण स्थान था कंठ, च का था तालु, ट का था मूर्धा, त का था दंत और पा का था ओष्ठ। ठीक है, अब मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको सघोष और अघोष। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सघोष और अघोष के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का, 5 वर्ग है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है सघोष। कौन से, पहला और दूसरा, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सघोष क्या होता है, ये भी तो सॉरी अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। हमें पता होना चाहिए कि अघोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा, पहले देख लें। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग होता है सघोष। क्या होता है, सघोष। ठीक है, अब अघोष और सघोष के बारे में बात करें। सघोष को घोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत उत्पन्न करती हैं, मतलब झंकार पैदा होती है, उनको बोलते हैं सघोष। इनको बोलो आप ग ग या, ज ज या, ड ड ण, ठीक है ना। लेकिन जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कोई झंकृत पैदा नहीं होता, वो होते हैं अघोष। देखो क ख च छ ट ठ त थ प फ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको, ये होते हैं सघोष और अघोष। सिर्फ मैं अभी 2500 के बारे में बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी हमें 25 देखने हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है अल्प प्राण। क्या होता है, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होगा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा होगा महाप्राण। ठीक है, इसके बारे में फिर देखते हैं आप अल्प प्राण कहते कैसे हैं। तो जिन वर्णों को बोलते समय हमारी कम प्राणवायु, मतलब अल्प प्राणवायु खर्च होती हो, उनको बोलते हैं अल्प प्राण। बोल लीजिए आप, क ग य, च ज य, ट ड य, त द न, प व म। कम प्राणवायु खर्च, प्राणवायु मतलब हवा, वायु, ऊष्मा। ठीक है ना, ये कम खर्च हो रही है। फिर दूसरा और चौथे को महाप्राण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को बोलते समय हमारी प्राणवायु ज्यादा खर्च होती है, इसलिए इनको बोलते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं, महाप्राण। बोलो ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ, ज्यादा हो रही है, इसलिए इनको बोलते हैं महाप्राण। और ये प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर बोले तो पंचमाक्षर। ठीक है, बोले तो पंचमाक्षर। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको बोलते समय हमारी प्राणवायु मुख से कम और नाक से ज़्यादा निकलती है। ठीक है, बोल लीजिए ना या ना ये। ठीक है ना, समझ में आया। चल देखें, तो हमने देखे हैं अभी इसमें सघोष देखे हैं, अघोष देखे हैं, अल्प प्राण देखे हैं और महाप्राण देखे हैं। ठीक है, सघोष कौन कौन से थे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां।
अघोष कौन सा था, सॉरी तीसरा चौथा पांचवा था, ये तीसरा चौथा और पांचवा। और अघोष कौन सा था, पहला और दूसरा। अल्प प्राण कौन से थे, पहला तीसरा और पांचवा। महाप्राण कौन सा था, दूसरा और चौथा। ठीक है, ये होते हैं। इन 2500 के बारे में हमने बात की। अब इसकी एक टेबल बना दूं मैं आपको, ठीक है, फिर आपको देखना है, देख लो एक बार और देखते चलना साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। देखें आप, हम पहले देख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण को सभी को लिखेंगे इसमें। ठीक है, सभी को लेके चलेंगे, टोटल व्यंजनों को और महाप्राण। ठीक है, मैंने आपको बताया था अल्प प्राण कौन से, पहला तीसरा पांचवा, मतलब क ग और य, च ज और य, ट ड त द न, प ब म, ये हो गए। फिर उसके बाद अल्प प्राण में लेंगे तो हम य र ल व। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, प्लस सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें महाप्राण की, तो दूसरा चौथा बचा ख और घ, फिर छ झ ठ ढ थ ध फ भ। ठीक है, ये पांचों वर्गों के हो गए। उसके बाद हम बात करें तो श स ह, ये सभी क्या है, महाप्राण है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं सघोष और अघोष की। ये सघोष, सघोष को घोष भी बोलते हैं, और क्या ले लो अघोष। तीसरा चौथा इनको बदल लेते हैं अपन, ठीक है ना, बदल के सही रहेगा। इसको ले लो अघोष, इसको ले लो सघोष। सघोष को घोष भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से थे, अघोष कौन कौन से थे, पहला और दूसरा, मतलब क ख च छ ट ठ त थ प फ। ठीक है, ये क्या है, अघोष है। फिर ये तीनों सा क्या है, अघोष है। ठीक है, फिर बात करूं मैं सघोष की, तो तीसरा चौथा पांचवा क ख ग घ या। ठीक है, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ और द ध न, ब भ म। ठीक है, ये हो गए पांचों वर्गों के। उसके बाद सघोष की बात करूं तो ह हल्का, ह भी क्या होता है, सघोष होता है, प्लस सभी स्वर भी सघोष होते हैं, और अल्प प्राण भी सॉरी वो अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं। तो इनको लास्ट ये य र ल और व, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, सघोष और अघोष समझ में आया आपको, ये सारी टेबल आप देख सकते हो। ठीक है ना, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनको आप सोच रहे होंगे कि बाकी के व्यंजन इसमें क्यों नहीं पढ़ाए, तो मैंने आपको व्यंजन ह तक ही बताया है, 33 ही होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान देखते हैं हम, इन्हीं का उच्चारण स्थान देखेंगे 33 व्यंजनों का। 33 को ही सघोष सघोष के रूप में देखेंगे, 33 को ही अल्प प्राण महाप्राण के रूप में देखेंगे। ठीक है, चलो अब इनके नाम वगैरह मैं आपको बता दूं, कल बताया था मैंने आपको कि इनके नाम भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वो देख लीजिए आप कौन कौन से किसको क्या नाम से बोलते हैं। जैसे वर्ग लिखे हमने, तो च वर्ग होता है ना, च वर्ग, च वर्ग में क्या क्या होते हैं, च छ ज झ या। इस वर्ग को हम बोलते हैं स्पर्श
संघर्षी व्यंजन या स्पर्श संघर्षी वर्ग। क्यों बोलते हैं स्पर्श व्यंजन? तो ये है ही किसी भी एक अवयव को स्पर्श करके निकल रहे हैं, मतलब तालु को, ठीक है ना, इसलिए स्पर्शी बोल रहे हैं। लेकिन संघर्षी क्यों बोल रहे हैं? इनको बोलते समय हमारी ऊष्मा संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है, रगड़कर बाहर निकलती है बाहर, इसलिए इसको संघर्षी बोलते हैं। और संघर्षी व्यंजन किसको बोलते हैं? आपने कल ऊष्मे व्यंजन पढ़े थे, उनको ही संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, ये ठीक है, संघर्षी व्यंजन। फिर मैंने अंतस्थ व्यंजन बताए थे आपको। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से पढ़े थे आपने? अंतस्थ में पढ़े थे आपने या, र, ला और वा। या को और वा को दोनों को बोलते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर, इन दोनों को, ठीक है। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको या और वा को और भी नाम से जानते हैं, अर्धस्वर कहते हैं इसको, और ईसत स्पृष्ट व्यंजन, ठीक है, प्लस और क्या बोलते हैं इनको? ये अर्धस्वर, ठीक है। ये चीज क्लियर? ईसत स्पृष्ट क्यों बोलते हैं? कि ईसत का मतलब होता है तनिक या जरासा, ठीक है, तनिक या जरासा ईसत का शाब्दिक अर्थ है। तो इसलिए स्पृष्ट मतलब इनको उच्चारण करते समय तनिक या जरासा स्पष्ट होता है, मतलब थोड़ा बहुत ही मतलब स्पर्श करती है जीभ, इसलिए इसको बोलते हैं तनिक या ईसत स्पष्ट व्यंजन। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया रा के बारे में बात करते हैं। तो रा को बोलते हैं प्रकंपिक और कंपन जात। क्या बोलते हैं? प्रकंपिक और कंपन जात। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रा का उच्चारण करते समय हमारी जीभ की नोक कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। आप बोल के देख लीजिए रा, तो इसलिए इसको प्रकंपिक के कंपन जात बोलते हैं। फिर बात करते हैं ला की। ला के बारे में बात करेंगे तो ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्यों बोलते हैं इसको? पार्श्विक व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ला को बोलते समय हमारी जीभ बीच में खड़ी हो जाती है और अगल बगल से वायु निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? इनके बारे में क्लियर? फिर बात करते हैं हम श हा के बारे में बात करें, लेकिन सिर्फ हा के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, नाम उसी को बोलते हैं। हा की बात करें तो हा को बोलते हैं उरस्त या अलिहिज्मा या काकल्य व्यंजन। क्या बोलते हैं? उरस्त, अलिहिज्मा या काकल्य व्यंजन, ठीक है ना, ये बोलते हैं हम हको। ओके, ये चीज क्लियर आपको? ये ही व्यंजनों के बारे में पढ़ना था। उसके बाद आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, ठीक है, वो लाऊंगा मैं आपको संधियों की, ठीक है ना, संधि की। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे। ओके, बाकी और कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज छोड़ दें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, कर दे बंद, रोक दे।